Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone please confirm on chat if you all can hear me? Yes, sir. चलो भाई, may I have your attention please everyone? अच्छा भाई, तो without wasting any further time, let us resume our discussion on deformation in solids. In the previous class, we talked about deformation in solids, or we discussed stress as force per unit cross sectional area, and we tried to understand कि भाई यहाँ force का मतलब tensile force है. Then we discussed strain, which is change in length over original length or extension over original length. Then we talked about stress over strain as a constant, and we called that as the Young's modulus. और हमने कहा था भाई यही तीन फॉर्मूले हैं फंडामेंटली इस चैप्टर में, लेकिन जो उसके क्वेश्चंस हैं वो अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं that have been frequently asked in past papers. और कल मेरे ख्याल से ये वाला एक क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस कर लिया था, एंड टुडे विल बी लुकिंग इनटू मोर क्वेश्चंस. कल हमने क्या ये वाली बात कर ली थी कि 10 इंच का एक पिज्जा इज बिगर देन 5 इंच के 3 पिज्जाज. और कल मैंने आपको एक चीज समझाने की कोशिश की थी कि भाई प्रॉब्लम ये है कि जब आप डायामीटर को 10 से 5 करते हो ना, तो एरिया यानी डायमीटर तो आपने हाफ कर दिया है, बट उससे एरिया हाफ नहीं होगा, बल्कि उससे एरिया 1/4 हो जाएगा. समझ रहे हो आप मेरी बात? द एरिया गेट्स 1/4 बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि जब आप डायमीटर डबल करोगे तब भी एरिया 4 टाइम्स बढ़ेगा, बिकॉज एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ना. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम रिस्पेक्ट देंगे भाई, प्रेजेंस ऑफ स्क्वायर. अगर डायमीटर आप ट्रिपल करोगे तो एरिया 9 टाइम्स हो जाएगा, डायमीटर आप 4 टाइम्स करोगे तो एरिया 3 टाइम्स हो जाएगा, एंड सो ऑन. इसी कॉन्सेप्ट को लेके एक क्वेश्चन है जो मुझे अभी आपसे डिस्कस करना है. वो ये कि भाई हमारे पास एक स्टील वायर है जिसका डायमीटर है d, और वो एक्सपीरियंस कर रहा है स्ट्रेन ऑफ 8 एक्सपोनेंट -4. ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि भाई हम उसका डायमीटर आधा कर देते हैं. जाहिर सी बात है एक लोड अटैच है उस वायर के साथ. फिर if the same load hung from another steel wire of the same length but of diameter d/2, लेकिन अब की बार पहले डायमीटर d था, अब डायमीटर कितना कर दिया, d/2 कर दिया. तो अगर पहले जबकि डायमीटर d था उस वक्त स्ट्रेन था 8 एक्सपोनेंट -4, तो जब डायमीटर d/2 हो जाएगा तब स्ट्रेन क्या होगा ये हमें निकालना है. ओके, नाउ टू सॉल्व सच अ क्वेश्चन हम इसको यूं कर सकते हैं कि भाई देखो बात सारी है कि पहले भी एक मास अटैच था, अभी भी एक मास अटैच है, बिकॉज यू आर अटैचिंग द सेम लोड जिसकी वजह से वेट प्रोड्यूस होगा. दोनों केस में ना वेट सेम है. अगर दोनों केस में वेट सेम है तो दोनों केस में टेंशन भी क्या होगा बेटा, सेम होगा. अब अगर दोनों केस में भी आप द सेम टेंशन, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि सर आपने एक तरफ एरिया ज्यादा रखा हुआ, एक तरफ एरिया कम रखा हुआ है, आपने सब्सटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, आपने डायमीटर आधा कर दिया, यानी एरिया आपने 4 गुना कम कर दिया. तो ऑटोमेटिकली उससे स्ट्रेस पे इम्पैक्ट आएगा और फिर उससे स्ट्रेन पे भी इम्पैक्ट आएगा. तो अब नया स्ट्रेन क्या होगा ये हमें फिगर आउट करना है. वैसे तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 30 सेकेंड्स, लेकिन अभी मैं जरा कुछ इक्वेशंस को रिस्पेक्ट करना सिखाना चाह रहा हूँ. तो मैं थोड़ा सा ना इक्वेशंस को लेके लंबी करूंगा ताकि आप प्रॉपर्ली इसको समझ सके. सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि भाई जिसे हम कहते हैं यंग मॉड्यूलस दैट वी रिप्रेजेंट विद कैपिटल ई, दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन. यंग मॉड्यूलस इसके बराबर है भाई स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के बराबर है. हमें स्ट्रेन चाहिए ना, तो आप कह सकते हो कि भाई स्ट्रेन बराबर है स्ट्रेस ओवर यंग मॉड्यूलस के. ठीक है, और स्ट्रेस किसके बराबर होता है, स्ट्रेस इज सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया. तो F/A लिख दूंगा मैं स्ट्रेस की जगह, और यंग मॉड्यूलस यानी कैपिटल ई एज इट इज. तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी F/E A. अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम कहेंगे भाई ये जो मेरा स्ट्रेन है दिस इज इक्वल टू F/E A, जिसको हम टेक्निकली चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ या एक्सटेंशन ओवर लेंथ कह सकते हैं. दिस इज इक्वल टू F/E A. तो ये हो गया F/E A.
व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि भाई दोनों तरफ ना हमने लोड सेम रखा है, जो पहले वेट हमने यूज किया था अभी भी हमने वही वेट यूज किया। इसका मतलब फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। अच्छा, पहले भी हमारे पास स्टील वायर था, अभी भी हमारे पास स्टील वायर है, तो अगर मटेरियल सेम है तो इसका मतलब यंग मॉड्यूलस यानी कैपिटल ई भी चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब एफ अपॉन ई, एफ और ई दोनों ही कांस्टेंट है। तो अगर एफ और ई यानी फोर्स और यंग मॉड्यूलस ये दोनों ही चेंज नहीं हुए हैं, अगर ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो आपका स्ट्रेन है ना, ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा? एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि एफ और ई कांस्टेंट है, तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि जो मेरा स्ट्रेन है वो किसके, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और एरिया का मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक वायर का या एक रॉड का या फॉर एग्जांपल एक केबल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर या पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो इस एरिया की जगह ना मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो अगर आप गौर से देखें तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा स्ट्रेन है, ये एरिया इस पाई आर स्क्वायर से निकाला है, आर की जगह डी अपॉन 2, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जो मेरा स्ट्रेन है ये डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा? डायमीटर के स्क्वायर के। आपने डायमीटर क्या कर दिया? डी से डी अपॉन 2 कर दिया, यानी आपने डायमीटर आधा कर दिया है। अगर आपने डायमीटर आधा किया है ना तो स्ट्रेन 4 टाइम्स बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि भाई आप एक को कम करोगे तो दूसरा बढ़ जाएगा। एक बात तो होता है, अगर आपने डायमीटर कम किया तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब स्क्वायर भी लगा हुआ है ना, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन। इनवर्स स्क्वायर रिलेशन का मतलब ये है कि जब आप डायमीटर को आधा करोगे तो स्ट्रेन डबल नहीं होगा बल्कि स्ट्रेन 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो अगर पहले आपके पास स्ट्रेन कितना था? 8 एक्सपोनेंट माइनस 4। कितना था भाई? 8 एक्सपोनेंट माइनस 4। तो सिंस द डायमीटर हैज डिक्रीज 2 टाइम्स, सो स्ट्रेन विल इंक्रीज 4 टाइम्स। तो स्ट्रेन जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो पहले आपका स्ट्रेन कितना था? 8.0 एक्सपोनेंट माइनस 4 विच वॉज गिवन इन द क्वेश्चन। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 4 टाइम्स होके हो जाएगा 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 3 या 32 एक्सपोनेंट माइनस 4, और ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा, मैंने फिर भी इतनी लंबी की ताकि आपको इक्वेशन से रेफरेंस दे सकूं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर ये क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली सॉल्व करना होता तो मैं बस इतनी सी बात करता। मैं बस इतनी सी बात करता कि भाई सब छोड़ो, डायमीटर आधा हुआ, डायमीटर आधा होने से एरिया 4 टाइम्स कम हो गया। एरिया 4, वेट वही है, एरिया 4 टाइम्स कम हुआ तो स्ट्रेस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। और स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेस 4 टाइम्स बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी 4 टाइम्स बढ़ेगा। मेरे ख्याल से हमने वही किया है ना कि भाई पहले जो स्ट्रेन था उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? नया स्ट्रेन मिल जाएगा। कि मैंने इतनी लंबी ये इक्वेशन बना के इसलिए दिखाई ताकि आप प्रॉपरली कॉन्फिडेंटली देख सकें कि हाँ भाई स्ट्रेन इस सिचुएशन में डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हमने सेम लोड यूज किया है तो फोर्स की वैल्यू भी सेम है, और डेफिनेटली जब दोनों का मटेरियल सेम है तो यहाँ पे यंग मॉड्यूलस की वैल्यूज भी दोनों केसेस में सेम है। यहाँ तक सारे मेरे साथ हैं? May I please get acknowledgement from everyone listening to us from the online community? Are you all with me? यस सर। हाँ आरम बेटा, स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। समझ आ रही बात? मिकाइल आपको समझ आ रहा है बेटा? मैं तुम लोगों को ना, इसमें मैंने देखा अक्सर बच्चों को ये रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होती है। मैं तुम्हें ना एक बेसिक सा आइडिया देता हूँ। ये देखो, लेट्स से आपके पास एक इक्वेशन है, सही है, ए बराबर है एक्स ओवर वाई भी, सही है। अब इसको देख के आप बता सकते हो कि ए एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इसमें एक चीज है जो डेफिनेटली आपने ओ लेवल की मैथ से पढ़ी होगी, काम करते हैं बी के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। एक चीज जो आपने डेफिनेटली ओ लेवल मैथ से पढ़ी होगी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ना कि ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो मुझे उसके लिए बाकी सबको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ऐसा ही है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दो वेरिएबल का रिलेशनशिप निकाल रहे हो तो यू नीड टू कीप द रेस्ट एज कांस्टेंट। तो अगर आप कहते हो ना भाई ए एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर वाई एंड बी स्क्वायर शुड बी केप्ट कांस्टेंट। या अगर आप कहते हो ए वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फिर आपको क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा?
फिर आपको ये कांस्टेंट रखना पड़ेगा x और बी स्क्वायर। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? सिमिलरली अगर आप कहते हो नहीं यार ए बी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब फिर आपको x और y को क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। अब अरे ये नहीं फ्रूट्स बोला था मैंने। सही है। तो अच्छा अब एक चीज समझना तुम लोग सारे, जरा गौर से देखना गाइस। भाई डायरेक्टली इक्वेशन का मतलब ये होता है सिंपली एक्स डबल करोगे ए भी डबल, एक्स आधा करोगे ए भी आधा हो जाएगा। ए और वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसमें क्या होगा कि व्हेन यू डिक्रीज वन द अदर डिक्रीज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, यू डबल वाई एंड द वैल्यू ऑफ ए विल बी हाफ। यहां पर जरा समझो, देखो ए जो है ना वो बी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक बात तो तय है कि यू इंक्रीज बी एंड ए विल डिक्रीज, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्क्वायर होगा ये कि जब आप बी डबल करोगे ना ए 4 टाइम्स कम होगा, जब आप बी ट्रिपल करोगे ना तो ए 9 टाइम्स कम, जब आप बी को 4 टाइम्स बढ़ाओगे तो ए 16 टाइम्स कम हो जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू पुट इन अ स्क्वायर इन अ रिलेशनशिप। आप समझ रहे हो? आप कहते हो ना भाई ए बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ए बी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे अक्सर आपने एक बड़ी मशहूर इक्वेशन पढ़ी है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। अब उसमें काइनेटिक एनर्जी का स्पीड के साथ रिलेशन क्या डायरेक्टली है, स्पीड बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है, यानी आप स्पीड डबल करोगे काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, आप स्पीड ट्रिपल करोगे काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स बढ़ जाएगी एंड सो ऑन। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो भाई बात सारी ये है कि भाई ये जो स्क्वायर का रिलेशनशिप है ना, इसको रिस्पेक्ट देना जरूरी है। ये मैथ्स में आप प्रीटी श्योर आप लोगों को पढ़ाते होंगे, बट अगर नहीं भी पढ़ाते तो भाई फिजिक्स में ये आपको देखना पड़ेगा, जहां जहां भी इक्वेशंस में स्क्वायर आ जाता है तो वहां पे उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज सजेस्ट करें। क्या ये बात आप सबको समझ में आती है बेटा? देखो स्ट्रेस डी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे मैंने काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल दी ना, वहां पर होगा मिकाइल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और रिलेशनशिप है, ये कोई फिजिक्स की इक्वेशन नहीं है, इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेट्स से y बराबर है पी क्यू ओवर आर स्क्वायर के। अब अगर पी और क्यू दोनों कांस्टेंट है ना, तब आप ये बोल सकते हो ना कि भाई जो आपका x है वो आर स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी वही x को डबल करोगे r कम हो जाएगा, लेकिन कैसे? r 4 टाइम्स कम हो जाएगा, x को ट्रिपल करोगे तो r 9 टाइम्स कम हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है। कोई कह रहा था सर इसका शॉर्टर वर्जन डायरेक्टली दोबारा बता दे। भाई सीधी सी बात है, आपने डायमीटर आधा किया, जब डायमीटर आप आधा करोगे एरिया 4 टाइम्स कम, एरिया 4 टाइम्स कम होगा तो स्ट्रेस 4 टाइम्स बढ़ेगा, स्ट्रेस 4 टाइम्स बढ़ेगा तो फिर स्ट्रेन भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। वही हमने किया है, यहाँ पे स्ट्रेन को डायरेक्टली 4 टाइम्स बढ़ा दिया है। या बेटा समझ आ रहा है आपको? अच्छा भाई अब थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत गौर से सुनिएगा। ये जो डिस्कशन है ये आपका एनालिसिस पार्ट स्ट्रॉन्ग करेगा। एनालिसिस पार्ट का मतलब ये होता है कि भाई एक होता है बस क्वेश्चन आया सॉल्व करके आंसर निकालिए, एक होता है व्हेन यू सॉल्विंग अ क्वेश्चन ना, तो एक क्वेश्चन से आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है, आपको पता होता है भाई आंसर इस तरह का आना चाहिए, यू नो इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई इसका आंसर बड़ा आना चाहिए, इसका आंसर छोटा आना चाहिए। तो वो डेवलप करने में ना ये एनालिसिस आपको बहुत हेल्प करेगा। देखो एक सिंपल सा केस है, एक सिंपल सी कोई केबल है, कोई वायर है जिसके साथ कोई मास अटैच्ड है। तो ये तो बहुत सिंपल है भाई, यहाँ पे वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, और दोनों एक दूसरे के बराबर है अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में। हाउ अबाउट कि किसी मास को आप दो स्ट्रिंग से अटैच कर दें, ठीक है। यू अटैच अ मास विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग्स और दोनों पैरेलल है, इसे कहते हैं सिंपली स्ट्रिंग्स इन पैरेलल। सही है। अच्छा दोनों स्ट्रिंग्स का ना लाइक एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, लेंथ भी इनिशियली सेम है। अब यहां पर ये होगा कि अगेन वेट तो डाउनवर्ड है, बट दोनों स्ट्रिंग में ना टेंशन अपवर्ड ऐड करेगी। ऐसा ही है बेटा? आप लोगों को समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? क्या कर रहे हो?
छोड़ दो ना, वो बाद में सही हो जाएगा, फोकस करो। सही है। तो दोनों स्ट्रिंग में ना टेंशन अपवर्ड है। अच्छा लेट्स से एक की टेंशन है T1, एक की टेंशन है T2, सिस्टम अभी भी इक्विलिब्रियम में। यहाँ पर टेंशन वेट के बराबर था, यहाँ पर ये होगा कि सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस मस्ट इक्वल सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में। ऐसा ही है। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों वायर्स हैव द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन दोनों का डायमीटर या क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। यहाँ पर टेंशन किसके बराबर है बेटा? वेट के बराबर है, तो यहाँ टेंशन इज इक्वल टू वेट टू एयर। ठीक है। यहाँ पर सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस आर T1 प्लस T2 और डाउनवर्ड फोर्सेस वेट, तो T1 प्लस T2 किसके बराबर है भाई? वेट यानी W के बराबर है। अब अभी बहुत आइडियल सिचुएशन है। आइडियल सिचुएशन का मतलब ये कि भाई दोनों वायर्स का डायमीटर यानी दोनों की थिकनेस एक जैसी है, दोनों वायर का मटेरियल भी एक जैसा है, और डेफिनेटली दोनों की लेंथ तो है ही सेम, और दोनों में एक्सटेंशन भी डेफिनेटली सेम ही होगी अगर साथ अटैच्ड है। तो इस बहुत आइडियल सिचुएशन में ये होगा कि भाई अगर दोनों मटेरियल भी सेम है और थिकनेस भी सेम है तो टेंशन ना इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 न्यूटन का वेट है ना, तो लेट से 50 ये हो जाएगा और 50 ये हो जाएगा, तभी तो सम ऑफ अपवर्ड सम ऑफ डाउनवर्ड के बराबर हो जाएंगे। तो दोनों टेंशन की वैल्यू सेम होगी इफ द मटेरियल ऑफ द टू वायर्स इज सेम। ठीक है। लेकिन ज्यादा हमेशा जरूरी नहीं है कि ऐसी सिचुएशन हो कि दोनों का मटेरियल सेम हो। फेयर पॉसिबिलिटी कि एक कॉपर हो एक ब्रास हो, तो डेफिनेटली दोनों का मटेरियल डिफरेंट होगा, तो दोनों का यंग मॉड्यूलस डिफरेंट होगा, और फिर ऑटोमेटिकली लाइक डिफरेंट रिस्पॉन्सेज है जो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अब मैं आपके आगे एक सिचुएशन बना रहा हूँ जहां पर मेरे पास दो वायर्स हैं, अगेन दोनों का एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, यानी दोनों वायर्स का डायमीटर सेम है, बट फर्क ये बच्चों कि अभी भी वही होगा T1 T2 दो अपवर्ड फोर्सेस ऐड करेंगे क्योंकि दो स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, लेकिन द टू मेटल वायर्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, तो दोनों का अपना अपना यंग मॉड्यूलस होगा। तो लेट्स से इक्वेशन तो अभी भी वही है, सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इक्वल सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस, लेकिन एक का लेट्स से यंग मॉड्यूलस है E1 और एक का यंग मॉड्यूलस है E2। अब देखिए एक बात प्लीज समझने की कोशिश करें, जब भी ऐसा होगा, जब भी ऐसा होगा कि दो स्ट्रिंग्स सेम पॉइंट से अटैच्ड, मेरे ख्याल से आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये दो स्ट्रिंग्स हैं, सबको नजर आ रही है दो स्ट्रिंग, ठीक है। ये ना यहाँ पे देखो सेम पॉइंट से अटैच्ड, सही है, और नीचे एक वेट लगा हुआ है, यानी जैसे ये मेरा बैग अभी लटका हुआ है यहाँ पे, सही है ना। अब अगर मैं इस बैग का वेट बढ़ा दूं या लोड बढ़ाता जाऊं, जिससे लेट से ये कोई मेटल की स्ट्रिंग है, ठीक है ना, ये दो स्ट्रिंग्स है, लेट से ये मेटल की है, तो इनमें जब आप इनको स्ट्रेच करोगे ना, यानी जब वेट आएगा और टेंशन ऐड करेगा, तो इन दोनों में ना एक्सटेंशन डिफरेंट नहीं हो सकती, लाइक यू कैन नॉट हैव डिफरेंट, क्योंकि दोनों साथ ही एक्सटेंड कर रहे हैं ना, हालांकि डिस्पाइट लेट से कॉपर एक सिल्वर है, लेट से कॉपर एक ब्रास है, बट स्टिल दोनों में एक्सटेंशन डिफरेंट नहीं हो सकती ना, बिकॉज दोनों सेम पॉइंट से अटैच्ड है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वायर ज्यादा खिंचाए और दूसरी वायर कम खिंचाए? ये जो सिचुएशन है ना जिसमें दो स्ट्रिंग्स लाइन से लगी हुई है, इन्हें कहते हैं स्ट्रिंग्स इन पैरेलल या सिंपली वायर्स इन पैरेलल। पैरेलल में एक चीज आप ध्यान में रख सकते हैं कि भाई एक्सटेंशन दोनों में क्या होगी? सेम होगी। ऐसा नहीं हो सकता, कैसे होगा ये? लाइक जब दोनों की इनिशियल लेंथ सेम है, खिंचाएंगे तो साथ ही खिंचाएंगे ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक में टेंशन, एक में एक्सटेंशन ज्यादा हो जाए और एक में एक्सटेंशन कम हो जाए? दोनों में एक्सटेंशन क्या होगी? सेम होगी। तो सबसे पहली चीज तो ये कि इन पैरेलल, अज्यूमिंग कि वो दोनों नीचे एक पॉइंट से आके अटैच्ड है, बोथ द वायर विल एक्सटेंड बाय द सेम अमाउंट, दोनों वायर्स में सेम अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन होगी, दे बोथ विल एक्सटेंड बाय द सेम अमाउंट। अच्छा अब आपको मैं एक इक्वेशन दिखाता हूं जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, यंग मॉड्यूलस इज FL अपॉन ए। सबको याद आ रहा है ये इक्वेशन हमने कैसे बनाई थी? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से, यंग मॉड्यूलस इज स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन इज E अपॉन L यानी एक्सटेंशन ओवर लेंथ। उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा ना, तो आई विल गेट यंग मॉड्यूलस एज FL अपॉन ए ई। सही है। अब जरा गौर से देखना, इन दोनों केसेस में, इन दोनों वायर्स में दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। क्वेश्चन स्टार्टिंग यहां से हो, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों की इनिशियल लेंथ सेम है, और क्योंकि दोनों साथ अटैच्ड हैं तो दोनों की एक्सटेंशन भी क्या है? सेम है। इसका मतलब ये तीनों चीजें क्या हो गई बेटा? इन दोनों केस में कांस्टेंट हो गई, इन दोनों केस में कांस्टेंट हो गई। तो आप कह सकते हो ना कि यंग मॉड्यूलस और फोर्स एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली हो जाए, यानी आप ये कह सकते हो
कि इन दोनों वायर्स में जिसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा होगा, द वायर विद द ग्रेटर यंग मॉड्यूलस विल हैव ग्रेटर टेंशन, उस पे टेंशन ज्यादा होगी, और जिस वायर का यंग मॉड्यूलस कम होगा उस पे टेंशन कम होगी। तो अगर लेट से मैं कहता हूँ ना E1 इज ग्रेटर देन E2, यानी लेट से पहली वाली जिस वायर पे टेंशन T1 आ रही है उसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा है, और जिस पे टेंशन T2 आ रही है उसका यंग मॉड्यूलस कम है, तो ऑटोमेटिकली T1 शुड आल्सो बी ग्रेटर देन T2। यानी मतलब सम तो अभी बराबर होगा अपवर्ड और डाउनवर्ड का। लेट से अगर ये 100 है ना, तो हो सकता है ये 70 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, बट एक बात तय है कि दोनों वायर में टेंशन सेम नहीं हो सकती। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी लॉजिकल, एक तो आपको इक्वेशन से भी समझ में आ रहा है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी लॉजिकल। व्हाई लॉजिकल? भाई मुझे एक बात बताओ, दो वायर्स हैं और दोनों वायर्स की स्टिफनेस डिफरेंट है, यानी एक मोर स्टिफ है, देखो जिसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा होगा ना वो ज्यादा स्टिफ होगा, ठीक है ना, यानी डिफिकल्ट टू स्ट्रेच होगा, और जिसका यंग मॉड्यूलस कम होगा वो लेस स्टिफ होगा, सही है। अब अगर दोनों में सेम एक्सटेंशन आ रही है ना, तो इसका मतलब ज्यादा स्टिफ वाले पे ज्यादा टेंशन होगी और कम स्टिफ वाले पे कम। ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक शॉर्ट वायर है, यानी एक ऐसी वायर है जो लेस स्टिफ है और एक ऐसी वायर है जो मोर स्टिफ है, और दोनों सेम फोर्स पे सेम एक्सटेंशन दे दे। नहीं, अगर सेम एक्सटेंशन आ रही है इसका मतलब वो वायर जिसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा है, यानी जिसकी स्टिफनेस ज्यादा है, उसमें एक्सटेंशन भी ज्यादा होगी, और वो वायर जिसका यंग मॉड्यूलस कम है, यानी जिसकी स्टिफनेस कम है, फिर उसमें आप एक्सटेंशन भी कम एक्सपेक्ट करेंगे। क्या याद है? सारे मेरे साथ है। ये मैं कोई यू समझ लो कोई कैलकुलेशन नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं बस आपको सिर्फ एनालाइज करना सिखा रहा हूं कि भाई डिफरेंट सिचुएशंस को आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं। Are you all with me? I would appreciate quick acknowledgement from everyone listening to me from the online community particularly. नजर नहीं लगा कल जाके मेरे पेट में दर्द हुआ था। Confused between what to do. चाय और फ्रूट साथ में हो सकता है। साथ में क्लास में मेरे साथ में क्लास बंद कर दी। सही है। What if different material but different diameter or length? हाँ, अभी मैं कराऊंगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें हो सकता है मटेरियल के साथ साथ ना डायमीटर भी डिफरेंट कर दें, अभी हम बिल्कुल बताऊंगा। तो उसमें जाहिर सी बात है फिर डिपेंड करेगा क्या वैल्यूज हैं, समझ रहे हो आप, तो वो अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं इस एक वक्त में सारी चीजें कांस्टेंट रख रहा हूँ और एक ही चीज चेंज कर रहा हूँ ताकि हम फेयर रिलेशनशिप निकाल सके ना, ठीक है। फाइजा स्टिफनेस का सिंपल मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अ मोर स्टिफ वायर is has more young modulus and it's more difficult to stretch। समझ रहे हो आप? एक स्टिफ वायर में अगर आपको 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है तो आपको अच्छी खासी फोर्स लगानी पड़ेगी, एक लेस स्टिफ में आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी। बिल्कुल मोहित ऐसा ही है, ऑब्जेक्ट स्टिफ होगा तो एक्सटेंशन यंग मॉड्यूलस ज्यादा होगा और ऑटोमेटिकली सेम फोर्स पे एक्सटेंशन कम होगा, सेम फोर्स पे कम होगी एक्सटेंशन, ठीक। यहाँ पर एक्सटेंशन सेम है तो फिर जहां पर स्टिफनेस ज्यादा है वहां पे फोर्स ज्यादा हो जाएगी। वालेकुम सलाम हमना। अच्छा, अब सिचुएशन ये कि मेरे पास ना दो स्ट्रिंग्स आ गई हैं सीरीज में, ठीक है, यानी जहां से पहली स्ट्रिंग खत्म हुई वहीं से दूसरी स्टार्ट हो गई, इसे कहते हैं सिंपली स्ट्रिंग्स इन सीरीज। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि भाई सीरीज में ना टेंशन डिफरेंट नहीं हो सकती, लाइन से ना, बिकॉज यू विल अज्यूम देम टू बी द सेम स्ट्रिंग, ठीक है ना, लाइन से लग गए ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक में टेंशन ज्यादा हो जाए एक में टेंशन कम हो जाए, तो थ्रू आउट जो स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, सेम होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जरा समझो, मेरे पास ना दो स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं जो कि लाइन से लगी हुई हैं, सीरीज में लगी हुई हैं, और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है बट मटेरियल डिफरेंट है, ठीक है, लाइक एक का यंग मॉड्यूलस ज्यादा होगा एक का यंग मॉड्यूलस कम होगा। तो इन सीरीज बोथ द वायर्स विल हैव द सेम टेंशन, ओके, तो वो वेट के ही बराबर होगा। एक्सटेंशन इन बोथ द वायर्स विल बी डिफरेंट। हाँ देखो, जाहिर सी बात है, अगर एक ज्यादा स्टिफ है और एक कम स्टिफ है, एक ज्यादा स्टिफ है और एक कम स्टिफ है, तो और दोनों की इनिशियल लेंथ सेम है और दोनों पे स्ट्रेस भी सेम आ रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों का एरिया भी सेम है और दोनों पे फोर्स भी सेम है, तो दोनों में फिर एक्सटेंशन सेम
नहीं हो सकती। अब मुझे आप लोग सिर्फ एक चीज बता दो, अगर E1 ग्रेटर देन E2, यानी अगर इसकी स्टिफनेस ज्यादा है और इसकी स्टिफनेस कम है, तो जिसकी स्टिफनेस ज्यादा होगी उसमें एक्सटेंशन ज्यादा आएगी या उसमें एक्सटेंशन कम आएगी? कम आएगी। मेरे ख्याल से सर बिल्कुल ऐसा ही है कि सर जिसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा है, जो मोर स्टिफ है, उसमें ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। द वायर विद ग्रेटर यंग मॉड्यूलस विल हैव लेस एक्सटेंशन एंड द वायर विद लेसर यंग मॉड्यूलस विल हैव ग्रेटर एक्सटेंशन। और ये आप यहां से भी देख सकते हो। देखो यंग मॉड्यूलस बराबर है एफ एल अपॉन ए ई के ना, कैपिटल ई बराबर है एफ एल अपॉन ए ई। सही है। दोनों में फोर्स की वैल्यू सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। अब यहाँ पे आप देखो इनका रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। और हमने भी अभी यही डिड्यूस किया था कि भाई जहां पर यंग मॉड्यूलस ज्यादा होगा वहां पर एक्सटेंशन कम होगी एंड तो ऑन। सारे मेरे साथ में? चलो भाई, अब जरा आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन कराते हैं जिसमें इस तरह का एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं। देखो इसके साथ मसला ये है, क्योंकि ये अनलाइक काइनेमेटिक्स डायनामिक्स जिसका क्वेश्चन साल में 6 पेपर हो रहे हैं तो हर पेपर में पूछा जाता है, इसका ये होता है कि कभी इसका कोई छोटा क्वेश्चन आया था, कभी आता ही नहीं है। तो इसके ना क्वेश्चंस आपको उतने फ्रीक्वेंटली मिलेंगे नहीं। और फॉर एग्जांपल इसके बहुत ट्रिकी क्वेश्चन और मुश्किल से मिलेंगे, समझ लो ना। लेकिन भाई मसला ये है कि लेट्स से अगर आपके एग्जाम में वो आ गया तो आपके लिए तो वो सब कुछ है ना। आप बाकी सालों में नहीं आया, आपके एग्जाम में आ गया तो आपके लिए तो उसकी एक सिग्निफिकेंस है ना भाई, 8-10 मार्क का क्वेश्चन आ गया। आई हैव सीन सच क्वेश्चंस ना जिसमें उन्होंने दो वायर्स पैरेलल में लगाई हुई है और सही से डिटेल्ड एनालिसिस करवाया हुआ है ना। तो लेट्स लुक इनटू दिस क्वेश्चन। एक स्टील वायर है और एक ब्रास वायर है, दैट यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल। और प्लीज हैव अ क्लोज लुक and a careful look on the data given in the question ना, जिसमें it says कि they both have the same cross sectional area। तो अभी हमने भी ये डिस्कस किया, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और दोनों की लेंथ भी सेम है। लाइक इनिशियली 4-4 मीटर लंबे, 4 मीटर इज अ गुड लेंथ। ओके, दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यहाँ सेम पॉइंट से बंधे हुए हैं। द लोअर एंड ऑफ द वायर्स आर जॉइंट टुगेदर, और नीचे भी लाके इनको मिला दिया गया। इसका मतलब आप फिर ये एक्सपेक्ट कर सकते हो उन दोनों में एक्सटेंशन सेम होगी। ऐसा नहीं हो सकता एक में एक्सटेंशन ज्यादा हो जाए और एक में कम हो जाए। व्हाट इज द कॉमन एक्सटेंशन ऑफ द वायर, और इनफैक्ट वही हमें निकालना है कि इन केस में कितनी एक्सटेंशन होगी व्हेन अ मास ऑफ 10 kg इज हंग फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द कंपोजिट वायर। कि अगर नीचे मैंने लाके एक 10 kg का मास अटैच कर दिया। दोनों वायर्स के यंग मॉड्यूलस मुझे गिवन है। स्टील का यंग मॉड्यूलस इज 2 exponent 11 एंड ब्रास का यंग मॉड्यूलस इज 9 exponent 10 pascals। Are you all with me till now? So let's try to solve them। मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूं ही कर सकते हैं कि भाई जो समझ में आ रहा है इक्वेशन वहां से इक्वेशन बनाते हैं और फिर सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या रिक्वायर्ड है। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई कैन डू इज कि मुझे इतना पता है कि भाई दोनों स्ट्रिंग ऊपर की तरफ एक टेंशन लगा रहे होंगे और मेरे पास वेट कहाँ आ रहा होगा बेटा, डाउनवर्ड आ रहा होगा। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज कह सकता हूँ कि भाई सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। लेकिन कद्दू ना मुझे T1 पता ना मुझे T2 पता, सिर्फ वेट ही पता है। तो एक काम करते हैं, हमें एक और इक्वेशन मिलता था, यंग मॉड्यूलस इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस इज एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, एंड स्ट्रेन इज एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ना तो ये बन जाएगा एफ एल ओवर ए ई। अब अब यहां पर अब यहाँ पर F स्टैंड्स फॉर व्हाट? F का मतलब वही टेंशन फोर्स ही तो होती है, वही टेंसाइल फोर्स होती है जो स्ट्रिंग में स्ट्रेच प्रोड्यूस करेगी। तो एक काम करते हैं, इस F को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो इफ आई मेक दिस F एज द सब्जेक्ट आई विल बी लेफ्ट विद E अपॉन L इज इक्वल्स टू F। यहां से मैंने क्या किया, F को बेटा सब्जेक्ट बना दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस टेंशन की जगह ना ये पूरा लिख देता हूँ E अपॉन L, एंड लेट्स सी इफ इट कैन वर्क आउट। E अपॉन एल प्लस E अपॉन एल इज इक्वल टू W की जगह मैं लिख देता हूँ mg। अब एक चीज आप सारे प्लीज बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए, क्योंकि ये दो वायर्स का यंग मॉड्यूलस डिफरेंट है, तो एक का यंग मॉड्यूलस मैंने लिया है E1 और एक का मैंने लिख दिया E2। सही है। लेकिन बिकॉज द क्वेश्चन मेंशंस कि भाई दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है,
दे बोथ हैव द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फिर मुझे A1 A2 लिखने की जरूरत नहीं, मैंने दोनों को सिर्फ कैपिटल ए लिख दिया बिकॉज सेम ही वैल्यू पुट होगी दोनों, और दोनों की इनिशियल लेंथ भी कितनी है, सेम है। तो मुझे अगेन L1 L2 लिखने की जरूरत नहीं, आई डोंट नीड टू राइट L1 L2 सेपरेटली, भाई मुझे पता है दे बोथ हैव द सेम लेंथ। अच्छा फिर बिकॉज दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल और नीचे एक ही पॉइंट से ज्वाइन हुआ है, तो मुझे ये भी पता है कि दोनों की एक्सटेंशन सेम है। इनफैक्ट वही तो मुझे निकालना है, व्हाट इज द कॉमन एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन को भी स्मॉल E1 या स्मॉल E2 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं दोनों को स्मॉल ही रखा। आप लोगों की बात समझ में आ रही है कि भाई ठीक है, लाइक ये दोनों अलग अलग वायर्स हैं, लेकिन अगर दोनों का एरिया सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की एक्सटेंशन सेम है, तो व्हाई मार्क देम एज A1 A2 E1 E2। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल E1 और कैपिटल E2 में अलग अलग लिखूं बिकॉज दे बोथ हैव डिफरेंट यंग मॉड्यूलस एंड दैट इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन एज वेल। ऐसा ही है। अब अगर मैं गौर से देखूं तो ये AE अपॉन एल, ये AE अपॉन एल दोनों में कॉमन आ सकते हैं। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं चुप से AE ओवर एल इसको निकाल दूंगा मैं कॉमन, एंड व्हेन आई टेक इट एज कॉमन आई विल बी लेफ्ट विद E1 प्लस E2 इक्वल्स mg। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्सटेंशन चाहिए ना, आई नीड द कॉमन एक्सटेंशन। तो एक काम करते हैं, E को सब्जेक्ट बनाते हैं, E को लेफ्ट साइड पे रखते हैं, बाकी सबको राइट साइड पे कर देते हैं। तो E बराबर हो जाएगा mg, ये L यहाँ डिवाइड हो रहा था वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैपिटल A और E1 प्लस E2 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। Now all I have to do is just put in the values and get the answer. I think I have everything given in the question. भाई mass मुझे बड़ा straight forward given है as 10 kg, so I'm gonna put mass as 10 kg. G is given to me as 9.81. The length is given to me as 4 meters. क्रॉस सेक्शनल एरिया में बस मुझे ये मेहनत करनी पड़ेगी कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, मिली 10⁻³ -3, and because there is a square now I'll also put on a square on it, to 10⁻³ square is going to be 10⁻⁻6। यूनिट कन्वर्जन में हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ लिया था। दोनों का यंग मॉड्यूलस मुझे पता है 2 एक्सपोनेंट 11 एंड 9 एक्सपोनेंट 10। आई जस्ट सिंपली पुट इन द वैल्यूज और यहाँ से मुझे एक्सटेंशन की वैल्यू मिल जाएगी एज 0.001353 और सिंपली 1.35 एक्सपोनेंट -3 मीटर्स। क्या आप सारे यहां तक मेरे साथ हैं? असल में मास सस्पेंड हुआ हुआ है ना, एक ही पॉइंट पे हैंग हुआ हुआ है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा। अगर वो एक्सेलरेट कर रहा होता तो क्वेश्चन में दिया हुआ होता खदीजा। अगर वो अपवर्ड या डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा होता ना, तो फिर वो क्वेश्चन में मेंशन होता। तो वो सिंपली अटैच हुआ हुआ है, हैंग हुआ हुआ है, तो वो आप यही अज्यूम करोगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में। क्या अलग अलग, क्या अलग से निकाला? दोनों का अलग एक्सटेंशन अलग कैसे निकल सकता, सेम एक्सटेंशन है। चलो मैं क्लास के अंदर ठीक है। I would appreciate quick acknowledgement from everyone, particularly from the kids listening to me from the online community. Are you all clear? Everyone, please write all clear on chat if you understand this. E डिफरेंट है तो फोर्स सेम, क्योंकि फोर्स सेम थोड़ी है बेटा, तभी तो एक की टेंशन T1 है, एक की टेंशन T2 है। फोर्स सेम नहीं है बेटा, फोर्स डिफरेंट है बॉयज। नहीं, किसने बोल दिया स्प्रिंग इज नॉट स्ट्रेच्ड? स्प्रिंग रिजल्टेंट फोर्स से स्ट्रेच नहीं होती है, स्प्रिंग टेंशन से स्ट्रेच होती है। टेंशन आ गई मतलब स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है। नहीं, इवन इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम ना, द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिकॉज टेंशन आ गई ना, तो एक्सटेंशन आ गई है। जारा मंसूर, हाँ सदैव ये दोनों फोर्स बहुत आइडियल सिचुएशन में सेम होंगे कि अगर दोनों का मटेरियल भी सेम होता, एरिया भी सेम होता, यानी इस सिचुएशन में सब कुछ ही सेम है। अगर दोनों का यंग मॉड्यूलस भी सेम होता ना, फिर ऐसा होता है कि हाँ भाई दोनों में टेंशन इक्वली डिवाइड हो जाता, फिर दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन अ वेरी। Hello everyone, am I audible to all of you? Sorry we got disconnected. Can you all hear me now?
Can someone please confirm on chat if you all can hear me? Okay, thank you very much. अच्छा जी, तो खैर वापस स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। भाई सिचुएशन ये है कि मैं कहता था कि कोई रॉड है ना, उस रॉड के साथ कोई मास उसके नीचे हैंग हुआ उसके साथ अटैच होके, तो वो वेट क्या करेगा, उस रॉड को खींचेगा, लाइक उसमें टेंशन प्रोड्यूस करेगा जिससे उसमें एक्सटेंशन आएगी। लेकिन अगर किसी रॉड के ऊपर आप कोई मास ला के रख दोगे ना, तो वो वेट उसको कंप्रेस करेगा। समझ रहे हो ना, वो भी डिफॉर्मेशन ही है, लाइक फॉर एग्जांपल। बस असल में इसीलिए ज्यादातर लोग ना एक्सटेंशन की जगह एक्स लिखते हैं, कि भाई चेंज तो दोनों, कंप्रेशन भी हो सकता है ना और एक्सटेंशन भी हो सकता है। बट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कह रहा है भाई स्ट्रेस निकाल दो। तो उसने आपको दिया हुआ है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, और उसने लोड यानी फोर्स भी बता दिया है 1.2 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन का है। तो ऐसा वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आप फोर्स के लिए लिखोगे 1.2 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन। और करते वो डिस्कनेक्ट। ठीक है, तो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे आप फोर्स अपॉन एरिया यूज करोगे। फोर्स की जगह आप लिख दोगे 1.2, निकाल दो। तो आप चुप से अपना वही इक्वेशन यूज करोगे कि भाई यंग मॉड्यूलस जो है ना,